नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं मधुमेह के बारे में। दरअसल आईसीएमआर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में भारत में लगातार मधुमेह की स्थिति बढ़ रही है, उसके बारे में बताया गया है। आंकड़ों के साथ बताया गया है। अब ये ध्यान रखना है कि भविष्य के लिए भी कुछ आंकड़े बताए गए हैं और ये उसमें दर्शाया गया है कि 2045 तक भारत में कैसी स्थिति हो सकती है, मधुमेह कितना भारत के लोगों को प्रभावित कर सकता है। इसी से संबंधित कुछ बातें आज के सेशन में देखते हैं। भारत में तेज़ी से बढ़ रहे मधुमेह के मामले, तो यहाँ पर देखें, ये 11% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ डायबिटिक वाइल 15.3 कुड बी प्री डायबिटिक से स्टडी। अब एक अध्ययन के माध्यम से ये बताया गया। ये अध्ययन किया किसने है? आईसीएमआर इंडिया डायबिटिक स्टडी, अर्थात अध्ययन किया गया है। अब जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक रिपोर्ट से संबंधित आंकड़े हैं। अब जो ये आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं या रिपोर्ट आप कह लें, इस रिपोर्ट का नाम क्या है? तो मेटाबॉलिक गैर संचारी रोग स्वास्थ्य रिपोर्ट ये जारी किया गया है। इसे जारी किसने किया है? तो आईसीएमआर अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंडिया डायबिटिक। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, गैर संचारी रोग। गैर संचारी रोग किसे कहते हैं? गैर संचारी रोग दरअसल उसे कहते हैं कि वह रोग या वह बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क के माध्यम से नहीं फैलती है, उसे गैर संचारी रोग कहते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं संचारी रोग कौन से हैं? तो संचारी रोग का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से संक्रमित है और उसके संपर्क में आप आते हैं, तो आप भी यदि उस बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं तो उसे कहते हैं ये संचारी रोग है। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति को हार्ट की बीमारी है, हार्ट से संबंधित कोई समस्या है, तो यह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। यह इसलिए क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को है, आप उसके संपर्क में आते हैं, तो वह उस व्यक्ति से आप में नहीं फैलता। दूसरी तरफ जब हम संचारी रोग की बात करते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करते हैं, तो आप सीधा इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं जो सबसे ज़्यादा पूरा विश्व त्रस्त रहा है, अर्थात कोविड-19। कोविड-19 वह बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है, आप उसके संपर्क में आते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आपको भी कोविड-19 होने का खतरा है। अब आप लोगों ने दो चीज़ें समझ लिया, एक तो गैर संचारी और एक संचारी रोग किसे कहते हैं, या कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ किसे कहा जाता है। अब लीडिंग केस की बात करें कि डेथ विश्व में किस बीमारी की वजह से सबसे ज़्यादा हुआ है, तो यहाँ पर देखें, डायबिटीज़ की वजह से 1.6 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है, अर्थात 16 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं पर अगर बात किया जाए कि HIV एड्स की वजह से, तो 1.5 मिलियन, और यहाँ पर टीबी की वजह से 1.5 मिलियन लोगों की मौत हुई है। वैश्विक स्तर पर मलेरिया से 0.6 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो वर्ल्ड में स्थिति है, अर्थात प्रत्येक 11 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति डायबिटिक है, अर्थात वो जो एडल्ट व्यक्ति है वो डायबिटीज़ से पीड़ित है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर दो लोगों में देखें तो डायबिटीज़ है और अनडायग्नोस्ड है, यहाँ पर दो लोगों में से एक व्यक्ति के साथ ये स्थिति देखी जा रही है। यहाँ पर ग्लोबल जो स्थिति है वो बताया गया है कि 1980 में जो डायबिटीज़ की स्थिति थी महज 4.7% थी। 2014 में यह स्थिति बढ़कर के 8.5 हमें देखने को मिली थी। साथ ही साथ 1.6 मिलियन जो डेथ यहाँ पर बताया गया है, वही आंकड़ा यहाँ पर भी बताया गया है, और ये कहा गया है 2.2 मिलियन लोग जो हाई ब्लड शुगर की वजह से 2.2 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है। वैश्विक स्तर पर बात की जा रही है। अब यहाँ एक और बात बताई जा रही है कि इन सभी में से ये जो आंकड़ा देख रहे हैं, इस आंकड़ा का 75% ये डेथ की बात की जा रही है, और टोटल जो इस बीमारी से ग्रसित हैं उनकी बात की जा रही है कि उसका 75% यहाँ पर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़, अर्थात निम्न और मध्यम आय वर्ग के देशों में
कुल अगर 100% हम मान रहे हैं तो इस 100% में से 75% यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये स्थिति बताई गई है इस रिपोर्ट के माध्यम से। कुछ और बातें यहाँ पर बताई गई है कि रिपोर्ट के महत्वपूर्ण तथ्य क्या बताते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है या सर्वेक्षण है, ये सर्वेक्षण कैसे किया गया है, क्रॉस सेक्शनल जनसंख्या आधारित अध्ययन किया गया है। कहने का मतलब ये है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी ये बताती है कि जो स्टडी किया गया है पॉपुलेशन में, कंट्रोल हुआ है और कुछ उसमें से कुछ लोगों ने एक्सपोज किया है, कुछ लोगों ने एक्सपोज नहीं किया है। केसेस की बात करें तो इसमें भी एक्सपोज किया है, कुछ लोगों ने एक्सपोज नहीं किया है। अब ये अध्ययन कहाँ कहाँ पर किया गया है और किस आयु वर्ग के नमूने लिए गए हैं। तो 20 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के जो लोग हैं उनके नमूने लिए गए हैं। साथ ही साथ यह देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, जिसे आप यूनियन टेरिटरी कहते हैं, वहाँ से ये आंकड़े लिए गए हैं। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से भी आंकड़े लिए गए हैं। तो ये आप लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ बातों को समझने के बाद एक बात ये आती है कि मधुमेह से पीड़ित जो आंकड़ा शुरू के पेज में ही बताया गया, यहाँ पर 11% आबादी इससे पीड़ित है, अर्थात मधुमेह से पीड़ित है। उनमें ये डॉक्टर ने बता दिया है कि आप इस बीमारी से पीड़ित हैं। और 15.3% आबादी देश की ऐसी है जो प्री डायबिटिक है। प्री डायबिटिक का मतलब यह है कि उस व्यक्ति के ब्लड में शुगर पाया तो गया है, लेकिन अर्थात सामान्य से ज़्यादा तो है, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं आई है कि टाइप 2, यहाँ पर टाइप 2 में उसे रखा जाए। अब टाइप 1 और टाइप 2 दरअसल मधुमेह की स्थिति है, अभी आगे चल करके हम उसको समझ लेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसे समझ लिया। शहरी क्षेत्र की बात करें तो 16.4% लोग इससे पीड़ित हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे तो 8.9% लोग यह मधुमेह से पीड़ित हैं, अर्थात उन्हें शुगर की बीमारी है। शहरी क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पर देखिए, शहरी क्षेत्र में 15.4% और ग्रामीण क्षेत्र में 15.2% ऐसे लोग हैं जो प्री डायबिटिक चरण में हैं। प्री डायबिटिक अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब ये जो अध्ययन किया गया है या स्टडी किया गया है, 31 राज्यों के जनसंख्या का रैंडम सैंपल लिया गया है। ऐसा नहीं कि उसको एक प्लानिंग के तहत रैंडम सैंपल लिया गया है। कोई व्यक्ति है, आप उसे पकड़ करके कहा गया कि लाओ तुम्हारा थोड़ा सा ब्लड दे दो, उसने कहा क्यों भाई, तो शुगर देखना है। तो इस तरह से रैंडम सैंपल लिया गया है, ठीक है। अब इन सभी आंकड़ों में राज्यों के स्तर पर जो 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सब के आंकड़े बताते हैं कि जिनमें अध्ययन किया गया है, सभी में उत्तर प्रदेश में महज जो मधुमेह से पीड़ित होने वाले लोग हैं या मधुमेह से पीड़ित, सर्टिफाई मधुमेह से पीड़ित लोग हैं, वो महज 4% है। और सभी राज्यों में इसकी मात्रा सबसे कम है, अर्थात सबसे कम मधुमेह से पीड़ित लोग उत्तर प्रदेश में हैं। इसी के साथ साथ गोवा में बात करें तो 26.4% के आंकड़े के साथ गोवा लीड कर रहा है, अर्थात गोवा में सबसे ज़्यादा लोग मधुमेह से पीड़ित हैं। परिणाम जो आता है, मतलब जो अभी आया है, जो भी अध्ययन किया गया है, इस अध्ययन को राज्यों के साथ साझा किया गया है। सवाल यह है कि राज्यों के साथ साझा क्यों किया गया है? तो उस संबंधित राज्य के साथ साझा किया गया है ताकि वो राज्य नीति निर्माण करे और इस दिशा में रोकथाम के जो संभव प्रयास किए जाने चाहिए, वो राज्य वो संभव प्रयास करे ताकि आबादी को स्वस्थ रखा जा सके। अब यहाँ पर डायबिटीज़ इन इंडिया की बात करें तो 20 से लेकर के 79 वर्ष के लोगों की बात की जा रही है। 2019 में यह स्थिति कैसी थी? तो 2019 में हमने 77 मिलियन की बात की कि इतने लोग डायबिटीज से पीड़ित थे। साथ ही साथ 2030 में क्या स्थिति हो सकती है? तो भारत के बारे में बताया गया है कि 100.95 मिलियन पीपल इससे प्रभावित हो सकते हैं। 2045 में यह स्थिति बढ़कर के 134.23 मिलियन हो सकता है। तो इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने देख लिया। अब इन बातों को समझने के बाद वर्ष 1972 की बात करें, उसके बाद जो ICMR है, इसका कोई अध्ययन नहीं किया, अर्थात डायबिटीज़ से संबंधित इसका कोई अध्ययन नहीं आया, अध्ययन रिपोर्ट नहीं आया। पूर्व की स्थिति की बात करें तो पहले की स्थिति में ये देखा गया था कि शहरी भारत में महज 2.3% लोग ही डायबिटीज़ से पीड़ित थे और वहीं ग्रामीण क्षेत्र में इससे भी कम था, अर्थात 1.5
प्रतिशत लोग डायबिटीज़ से पीड़ित थे। इसी के साथ साथ यहाँ पर आईसीएमआर की बात करें, आईसीएमआर इंडिया डायबिटिक रिपोर्ट, तो इसके द्वारा जो अध्ययन शुरू किया गया है वर्ष 2008 में, देश में ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का अध्ययन किया है, NCD। साथ ही अवधि की बात की जाए तो किस अवधि में ये किया गया है या किस अवधि के आंकड़े लिए गए हैं, तो 2008 से लेकर के 20 तक के आंकड़े लिए गए हैं। ये 5 चरणों में अध्ययन किया गया है, अर्थात 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो अध्ययन किया गया है, कुल 5 चरणों में वो अध्ययन किया गया है। प्रत्येक चरण में 5 राज्यों को शामिल किया गया, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट है जिसे 7 सिस्टर कहा जाता है, 7 सिस्टर में एक ही साथ अध्ययन किया गया। यहाँ पर देखें, अध्ययन 20 वर्ष के व्यक्तियों का किया गया, उससे ऊपर के व्यक्तियों का। जो व्यक्ति इसमें शामिल हुए अर्थात जिनका रैंडम सैंपल लिया गया वो 1.24 लाख लोग थे। और सर्वे कैसे किया गया, तो डोर टू डोर जा करके अर्थात सबके घरों में जा करके ये अध्ययन किया गया। अब यहाँ पर इसी से संबंधित बातें बताई गई हैं कि प्रथम चरण में या पहले चरण में किन किन राज्यों को शामिल किया गया। तो चंडीगढ़ था पहले चरण में, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु पहले चरण में शामिल था। दूसरे चरण में आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटका और पंजाब दूसरे चरण में। तीसरे चरण में दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उसके बाद उत्तर प्रदेश। चौथे चरण में छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, केरला और पुदुचेरी को शामिल किया गया। पांचवें चरण में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल को शामिल किया गया। और नेक्स्ट लेवल पे अर्थात एक ही साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट को शामिल कर लिया गया, अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब इसी से संबंधित कुछ और बातें हैं। यहाँ पर देखें, मधुमेह की अनुमानित सीमा क्या है, तो अनुमानित सीमा ये बताया गया है कि अगर आप खाना के साथ अर्थात भोजन के साथ जाते हैं और चेक करवाते हैं तो जो डायबिटीज़ है वो कितना होना चाहिए और प्री डायबिटिक वो कितना होना चाहिए, नॉर्मल सिचुएशन कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें, जो डायबिटीज़ है वो बताएगा कि 6.5% या उससे अधिक हो सकता है। और फास्टिंग ब्लड शुगर की बात करें तो 126 मिलीग्राम डेसीलीटर या उससे अधिक हो सकता है। यहाँ पर बात करें ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाएगा तो उसमें कितना होना चाहिए, 200 मिलीग्राम डेसीलीटर या उससे अधिक हो सकता है। रैंडम ब्लड शुगर अगर लिया जाए तो यहाँ पर भी 200 मिलीग्राम डेसीलीटर उससे अधिक हो सकता है। प्री डायबिटिक की बात करें तो 5.7 या 6.4 तक ये हो सकता है प्रतिशत तक। अगर फास्टिंग की बात की जाए तो 100 से लेकर के 125 मिलीग्राम डेसीलीटर हो सकता है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की बात की जाए तो 140 से लेकर के 199 मिलीग्राम डेसीलीटर हो सकता है। यहाँ पर नील बताया गया है, यहाँ पर नहीं है। नॉर्मल सिचुएशन क्या होगा, तो A1C जो टेस्ट होता है ये बिलो 5.7% हो सकता है। फास्टिंग ब्लड शुगर की बात करें तो 99 mg डेसीलीटर उससे कम हो सकता है। यहाँ पर जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है वह 140 मिलीग्राम डेसीलीटर उससे कम की स्थिति देखी जाएगी। तो ये आपके काम की चीज़ है, मतलब काम की चीज़ सारी है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। मधुमेह शरीर को कैसे प्रभावित करता है, अब इसको देख लेते हैं। तो हम भोजन करते हैं, भोजन से जो कुछ भी ग्लूकोज होता है वो शरीर लेता है और उस भोजन से ग्लूकोज लेने के बाद वो रक्त में प्रवाहित होने लगता है, रक्त में चला जाता है। अब रक्त में तो चला गया, रक्त किस में है, हमारी नसों में है, और उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है। तो यहाँ पर देखिए, अब इन बातों को समझ लेते हैं, फिर डायग्राम पर चलते हैं। ग्लूकोज ये हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, अर्थात ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में जो अग्नाशय मस्तिष्क है वो अग्नाशय को इंसुलिन छोड़ने के लिए संकेत देता है कि आप स्थिति यहाँ पर ख़राब हो रही है, इंसुलिन को आप रिलीज़ कर दीजिए। अब ये देखिए, इंसुलिन एंड ग्लूकोज, तो इंसुलिन क्या हो रहा है, ये पैंक्रियाज है जिसे अग्न्याशय भी कहा जा रहा है। इसमें एक बीटा सेल होती है। ये बीटा सेल यहाँ पर इंसुलिन जनरेट होता है और इस इंसुलिन को जो बीटा सेल है ये कंट्रोल करके या नियंत्रित करके हमारे नसों में डालने का काम करता है।
कहने का मतलब ये है कि कितनी मात्रा में ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को नियंत्रित करने के लिए ये जो बीटा सेल्स हैं ये यहाँ से इंसुलिन को रिलीज करता है। तो ये आपको हमारे नसों में ये दिखाई दे रहा है कि ये जो है ये क्या है, इंसुलिन है, और ये जो चौकोर आपको दिखाई दे रहा है ये ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज को ये नियंत्रित करता है, हमारा शरीर अच्छे से काम करता है, हमें पर्याप्त मात्रा में जितनी शरीर की आवश्यकता है उतनी मात्रा में हमें ग्लूकोज मिलता रहता है, और ऊर्जा का काम अर्थात हमें डीजल, पेट्रोल या गैस, एलपीजी जो भी के समझ लीजिए ग्लूकोज से मिलता रहता है। शरीर अनियंत्रित नहीं होता, समस्या यहाँ पर नहीं होती। अब क्या होता है यहाँ पर समस्या, अगर ये जो ग्लूकोज है इसकी मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाए, और बढ़ जाने का मतलब ये है कि अब जो शरीर है उसको नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में जो हमारे मसल्स हैं वो मसल्स धीरे धीरे शिथिल होने लगते हैं और हमारा शरीर काम करना बंद करने लगता है। तो यहाँ पर इन बातों को आपने समझ लिया। अब मधुमेह की स्थिति में शरीर की बात करें, पर्याप्त इंसुलिन या इंसुलिन ही नहीं बनता। अगर या तो इंसुलिन है नहीं या बन नहीं रहा है, उपलब्ध जो इंसुलिन है यह भी स्थिति होती है कि उसका सही से उपयोग शरीर नहीं कर पा रहा है। तीनों ही स्थिति हो सकती है, या तो इंसुलिन नहीं है या इंसुलिन नहीं बन रहा है, और जो इंसुलिन है उसका शरीर सही से उपयोग नहीं कर पा रहा है। ऐसे में परिणाम क्या होगा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और कोशिकाओं तक जो स्थिति होगी वो इंसुलिन यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है। मधुमेह का नुकसान क्या होगा कि हमारे जो आँख हैं, गुर्दे हैं, नस हैं और हृदय, इसको ये जोखिम पहुँचाना शुरू कर देता है। तो जब आप शुगर की स्थिति देखते हैं तो उस व्यक्ति को धीरे धीरे कम दिखाई देने लगता है। साथ ही साथ अब यहाँ पर एक और बात बताई गई है, मधुमेह के प्रकार कौन कौन से हैं। तो 2 प्रकार है, और तीसरा प्रकार गर्भावस्था जन्य मधुमेह की स्थिति होती है। अब इन प्रकारों को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। यहाँ पर देखें टाइप 1 मधुमेह। तो टाइप 1 मधुमेह इसका उपनाम है चाइल्डहुड डायबिटीज़। चाइल्डहुड डायबिटीज़ क्यों होता है, यह आनुवंशिक कारणों से होता है, अर्थात माता पिता में से किसी को भी मधुमेह की स्थिति है या मधुमेह है तो बेटे या बेटी में भी ये ट्रांसफ़र होगा। कारण क्या है, ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया के कारण। ठीक है, अब यहाँ हेल्दी स्थिति और डायबिटिक ये 2 कंडीशन दिखाया गया है। इसको समझने से पहले एक बार इसको देख लेते हैं। जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं को नष्ट करने लगती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में अर्थात डायबिटीज़ की स्थिति में जो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है शरीर, और जब नष्ट होगा, ये ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया की बात की जा रही है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जब इसी को नष्ट करने लगेगा तो इसका मतलब ये है कि यह नियंत्रित मात्रा में जो हमारे ब्लड में इंसुलिन पहुंचाने का काम कर रहा था अब ये नहीं कर पाएगी। स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पर जो अनियंत्रित मात्रा में ग्लूकोज हमारे शरीर में जा रहा है वो हमारे शरीर को प्रभावित करता है। अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करने का काम करती हैं। अब यहाँ पर हेल्दी स्थिति देखने को मिल रहा है। ये जो है पैंक्रियाज है, ये पैंक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, और ये जो हरा हरा आप देख रहे हैं ये इंसुलिन है, और ये जो आप यहाँ नीला नीला देख रहे हैं इसको हम कह रहे हैं कि ये ग्लूकोज है। ऐसी स्थिति में ये जो यहाँ आपको दिखाई दिया है इंसुलिन, ये इंसुलिन ग्लूकोज को नियंत्रित मात्रा में यहाँ पर हमारे सेल्स में देने का काम कर रहा है। अब ये तो एक नॉर्मल सिचुएशन है। यहाँ पर देखें ये पैंक्रियाज है, और यहाँ पर हमने जो बात किया कि ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया, इसने क्या किया है कि हमारा जो यहाँ पर बीटा सेल्स हैं इन बीटा सेल्स को क्षति पहुंचाने लगा है या उनको नुकसान पहुंचाने लगा है। अब जब ये बीटा सेल्स उनका नुकसान हो रहा है तो ये जो नियंत्रित मात्रा में देना चाहिए था या इनको ये जो ग्लूकोज को नियंत्रित करना चाहिए था ये ग्लूकोज को नियंत्रित नहीं कर पा रही है। इसका मतलब ये है कि ये बड़े पैमाने पर जो ग्लूकोज है हमारे शरीर में जा रहा है। इसको हम कह रहे हैं कि यह टाइप 1 मधुमेह है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें
इससे कौन प्रभावित होते हैं, जैसा कि इसका उपनाम है उसी से आप समझ सकते हैं, बच्चे और किशोर इससे प्रभावित होते हैं। टाइप 2 की तुलना में यह अधिक घातक है या गंभीर है। कारण क्या है, शरीर में इंसुलिन का निर्माण नहीं होता है। इंसुलिन चूंकि बीटा कोशिकाएं आप लोगों ने पहले ही देख लिया। परिणाम क्या होता है, इंसुलिन अगर लेना हम बंद कर दें, अर्थात बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन आता है, तो अगर हम उसे नहीं लेंगे तो कुछ ही हफ्तों में हमारी मृत्यु हो सकती है। एक तो ये बात है। क्या इसका उपचार हो सकता है? बिल्कुल उपचार संभव है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसे नियंत्रित किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित करके शर्करा के स्तर को नियंत्रित किया जा सकता है। ये बातें हालांकि कुछ बाबा और जो वैद्य हैं और झाड़ फूंक करने वाले लोग हैं लगातार ये कहते हैं कि हम इसको ख़त्म कर देंगे, जड़ से ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये ख़त्म होता नहीं है, जो अभी तक का मेरा अनुभव है। तो यहाँ पर आप देख लिए। अब बातें कुछ और आगे बढ़ें तो इसमें लक्षण क्या दिखाई देता है, तो बार बार पेशाब लगता है, और बार बार पेशाब लगने का मतलब यह है कि खूब ज़्यादा आपको प्यास लगेगा, और ये गंभीर लक्षण है। अगर आपने इसको इग्नोर किया तो समस्या हो सकती है। लगभग 1/3 को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस संभव है। अब सवाल यह भी है कि यह जो कीटोएसिडोसिस है ये क्या है। दरअसल समस्या यहाँ पर हो रही है कि हमारे शरीर में जो कीटोएसिडोसिस है यह एक गंभीर स्थिति को बताता है। इसमें जो शरीर है, शरीर में कीटोन्स की सांद्रता बढ़ जाती है, और बढ़ने की वजह से जो कीटोन्स अणु हैं उनका निर्माण तब होता है, अगर हम इसको और ढंग से समझें तो कीटोन्स जो अणु हैं उनका निर्माण शरीर में तब होता है जब शरीर ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का अवशोषण करने में सक्षम नहीं होता। अब होता क्या है, ऐसी स्थिति में वो न तो ग्लूकोज का अवशोषण कर पा रहा है, स्वाभाविक सी बात है कि यही जो कीटोन्स हैं यह हमारे वसा को तोड़ने लगते हैं, और तोड़ने की स्थिति वह घातक हो जाती है। तो यहाँ पर यह कहा गया है लगभग 1/3 को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस संभव होता है। इसके साथ साथ अब यहाँ पर बात ये की जा रही है टाइप 2 मधुमेह क्या है। सबसे आम है, किसी भी उम्र में हो सकता है। स्थिति क्या होती है, तो कोशिकाएं इंसुलिन का ठीक से उपयोग नहीं कर पाती। उसमें हमने देखा कि नहीं बन रहा है, यहाँ पर हमने कहा कि इसका ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाती, और ऐसी स्थिति में इंसुलिन का निर्माण जो अग्नाशय है वो नहीं कर रहा है, कम कर रहा है मात्रा इसकी अग्नाशय निर्माण कर रहा है लेकिन उसकी मात्रा कम है। हमारे रक्त शर्करा के स्तर को सामान्य श्रेणी में रखने के लिए पर्याप्त नहीं है जितनी मात्रा में निर्माण इंसुलिन का हो रहा है अग्नाशय में। जोखिम कारक की बात करें तो इसमें क्यों होता है, या तो आपका वजन बढ़ गया है या मोटापा बढ़ गया है, दोनों बात आप ऐसे ही कह सकते हैं, एक ही है। बीमारी का पारिवारिक इतिहास भी देखा जाता है, अर्थात आपके घर में मतलब माता पिता को पहले से अगर इसकी समस्या है तो उसकी वजह से ये स्थिति देखी जाती है। अब ये जो आप देख रहे हैं, हमने भोजन किया, भोजन से हमारे स्टमक से जो ग्लूकोज आ रहा है, ग्लूकोज की बात, ये पैंक्रियाज है, इंसुलिन का निर्माण कर रहा है, ये यहाँ पर दे रहा है, इसको नियंत्रित कर रहा है। अगर नियंत्रित कर रहा है तो ठीक बात है, अगर नियंत्रित नहीं कर रहा है तो हमारे मसल्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं या शिथिल होने लगते हैं। यहाँ पर देखें, गर्भावस्था जन्य मधुमेह की बात करें तो मधुमेह का एक प्रकार है। इसमें होता क्या है, अगर माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है उस बच्चे का भोजन माँ के भोजन से ही होता है, और अगर माँ डायबिटिक है तो जो एक्स्ट्रा उसके मदर के शरीर में इंसुलिन बढ़ रहा है या इंसुलिन है, वो इंसुलिन बच्चे में चला जाता है और बच्चा उसका उपयोग करता है। उपयोग करने के बाद बच्चे का शरीर भी बढ़ जाता है, अर्थात वजन भी बढ़ जाता है। तो यह प्रसव के दौरान भी बहुत सारी समस्याओं को जन्म देता है, और कई बार यह स्थिति देखने को मिलती है कि प्रसव के बाद बच्चा ठीक हो जाता है, और कई बार स्थिति ये भी देखने को मिलती है कि ये बच्चे को नुकसान पहुंचाता है। तो इसको हम कह रहे हैं गर्भावस्था जन्य मधुमेह। मधुमेह की वह स्थिति जो गर्भावस्था के दौरान देखने को मिल रहा है। इससे संबंधित बातों को समझने के बाद अब यहाँ पर बात ये आती है कि हमने कहा कि प्री डायबिटिक की स्थिति क्या है, तो रक्त शर्करा का स्तर सामान्य से अधिक होता है। मान लेते हैं थोड़े समय के लिए यह 70 होना चाहिए, थोड़े उदाहरण के लिए समझ लीजिए 70 होना चाहिए, लेकिन आपके ब्लड में जो शुगर है वो 80% है।
इसका मतलब सामान्य से 10 ज़्यादा है, तो इसी को कहा जा रहा है। लेकिन यह स्थिति इतनी नहीं है कि जो टाइप 2 आपने देखा ऐसी स्थिति हो जाए, लेकिन है सामान्य से ज़्यादा है, अभी टाइप 2 में नहीं पहुंचा है। अगर हमने इसे कंट्रोल नहीं किया तो ये टाइप 2 में पहुंच जाएगा और फिर हमारे लिए घातक हो सकता है। प्री डायबिटिक टाइप 2 होने का खतरा बना रहता है और इससे हृदय रोग होने का भी खतरा बना रहता है। तो इससे संबंधित बातों को आप लोगों ने समझा। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।